नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं 5 की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। वो राम मंदिर निर्माण की प्रगति और पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचने के बाद श्री हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन किया। योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन जाकर भी तैयारियों का जायजा लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो 16,000 करोड़ से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। अमृत भारत ट्रेन और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी प्रधानमंत्री मोदी कल दिखाएंगे। और ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए सीधे चलते हैं अयोध्या, हमारे संवाददाता तनिष्क पंजाबी के पास। तनिष्क, तैयारियां पूरी हैं, इस वक्त समीक्षा हो रही है, जायजा लिया जा रहा है, लेकिन कल प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा? जी, काफी तैयारियां हो रही हैं पूरे अयोध्या के अंदर और हर जगह, मैं आपको बता दूं, हर गली, हर कोने, हर किनारे पर जो है तैयारियां चल रही हैं। एक तो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, उसके साथ साथ जो है 22 जनवरी की भी तैयारियां चल रही हैं। अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे से लेकर जो राम जन्मभूमि का रास्ता है उसमें बहुत सारे फूल लगाए गए हैं, जिसके ऊपर स्वागतम लिखा हुआ है। कई पूरे वो फूलों से सजा हुआ है वो रास्ता, जहां से प्रधानमंत्री अपना रोड शो भी उम्मीद है करेंगे। अगर मैं बात करूं कि कल प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, तो कल पहले प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे के आसपास जो है इधर आएंगे और आने के बाद उनके साथ साथ जो है इधर अयोध्या के अंदर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। दोनों अपनी स्पीच देंगे, फिर उनके बाद उनको बुलाया जाएगा। वो कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें से एक परियोजना जो है, एक हिस्सा लखनऊ अयोध्या एक्सप्रेसवे का, नेशनल हाईवे का, वो लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे का एक हिस्सा जो है वो उसका शिलान्यास होगा और कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास होगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश, सिर्फ अयोध्या का नहीं बल्कि सारे उत्तर प्रदेश के अंदर वो शिलान्यास होगा। उसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं, इनॉग्रेशन होगा वंदे भारत, इनॉग्रेशन होगा रेलवे स्टेशन का, नए रेलवे स्टेशन का। तो उस रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पे प्रधानमंत्री उसके बाद जो है 2 वंदे भारत, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फ्लैग ऑफ करेंगे कल वहां से। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या करेंगे उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके साथ साथ हमें जैसे कि आपको पता ही है कि नया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है अयोध्या के अंदर, वहां से वो फ्लैग ऑफ वहां उसका इनॉग्रेशन करेंगे। साथ ही साथ अपना बहुत बड़ा रोड शो उनका होगा। तो काफी भव्य प्रोग्राम है, काफी बड़ा प्रोग्राम है, बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर। लगभग 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, वो 3 साढ़े 3 बजे तक वो यहाँ पर होंगे। लगभग 3 से 4 घंटे वो अयोध्या के अंदर होंगे, जिसके अंदर ये सारे कार्यक्रम होंगे। इनॉग्रेशन होगा एयरपोर्ट का, इनॉग्रेशन रेलवे स्टेशन का, परियोजनाओं का शिलान्यास, और एक जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के ऊपर एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई जाएगी। जब अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हो रहा होगा तो एक छोटी सी फिल्म भी दिखाई जाएगी, कैसे वो बदला गया। जी, शुक्रिया सारे अपडेट के लिए आपका तनिष्क अयोध्या से। तो अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भी तैयारियां जोरों पर हैं। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगाई जाएगी, ये तय करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आज बैठक हुई। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि आज सभी सदस्यों ने मूर्तियां देखकर अपना मत सौंप दिया है। अब ट्रस्ट के अध्यक्ष और महामंत्री सभी सदस्यों की राय के आधार पर अगले 3 दिनों में मूर्ति के चयन का फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि 3 कलाकारों ने 7 महीने में मूर्तियां तैयार की हैं। सभी कलाकारों की मूर्तियों के स्वरूप को लेकर निर्देश दिए गए थे, उसी के आधार पर मूर्तियां तैयार हुई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग हो चुकी है। गोविंद देव जी गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, आज बैठक हुई, क्या कुछ बातचीत हुई है? आज हमारी एक ही मुद्दे को लेकर के बैठक थी और इसमें तीनों प्रतिमाओं में किस प्रतिमा का चयन किया जाए, यह एक ही विषय था। उसका पहले से
नीति निर्धारण किया गया कि हम लोगों को ये प्रक्रिया कैसे करनी चाहिए, और उसका नीति निर्धारण करने के पश्चात हम लोगों ने जाकर के सबने साथ में तीनों स्थानों में निरीक्षण किया और आकर के अपना अभिमत अलग अलग कागज के ऊपर दे दिया। अब इन सारे अभिमतों को जो कि अलग अलग कागज पर अलग अलग लोगों ने दिए हैं, उनको एकत्रित करके और हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय उसका निर्णय करेंगे। तो ये निर्णय होगा कब तक? अब देखो, ये निर्णय शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। हाँ, मेरी अपेक्षा ऐसी है, ये कोई हमने उनको कहा नहीं है या उन्होंने हमसे कहा नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा ऐसी है कि 3 दिन के भीतर ये निर्णय हो जाना चाहिए। अच्छा। कुछ आप लोगों ने मूर्ति देखी है, आप किस तरह की मूर्ति है महाराज जी, अगर कुछ बता सके? देखो, तीनों कारीगरों ने, तीनों घरानों ने अपने प्राण उंडेल करके 7 महीनों तक जो परिश्रम किया है और अयोध्या की भूमि में उन्होंने भगवान श्री राम को रात दिन याद करते हुए परिश्रम किया है, तो मुझे तो भगवान तो बाद में, लेकिन ये कारीगरों का ही अभिवादन करने का मन होता है। उन्होंने पूरे मन से इस काम को किया है। अब इस काम में कौन सी प्रतिमा का स्वीकार होता है नहीं होता है, ये तो दूसरी बात है। कलाकार कौन है महाराज जी, नाम बता दें। एक में योगीराज हैं, दूसरे में पांडे जी हैं जयपुर के, और तीसरे में भट्ट घराने के कर्नाटक के हैं। अच्छा। हाँ, तो तीनों मूर्तियां खड़ी मुद्रा में हैं। तीनों मूर्तियां लगभग समान हैं, खड़ी मुद्रा में ही हैं। उनको इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे, सूचना जो दी गई थी, उसी प्रकार की है। वे 51 इंच वो मूर्ति होनी चाहिए और उसके दोनों हाथ आजानुबाहु होने चाहिए, बाल स्वरूप होना चाहिए। ये सारी कॉमन बातें जो बतलाई गई थी, उन तीनों ने पालन किया है। ठीक है। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, अयोध्या। तो अगले 3 दिनों में ये फैसला होगा कि अगले जो इनॉग्रेशन है, जो एक तरह से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उससे पहले कौन सी मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे साल 2023 में शेयर बाजार में क्यों आया जबरदस्त उछाल और साल 2024 के क्या है प्रेडिक्शंस। आज साल 2023 में शेयर बाजार का आखिरी दिन रहा। सेंसेक्स 72,240 अंकों पर जाकर बंद हुआ। हालांकि आज सेंसेक्स करीब 170 अंक गिरा, लेकिन इस पूरे साल इसकी रफ्तार बहुत तेज रही। साल के शुरू में किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सेंसेक्स 72,000 के आंकड़े को पार कर जाएगा। इसी तरह निफ्टी भी 21,731 अंकों पर बंद हुआ है। क्या ये एक इशारा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है? आखिर इस उछाल की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। सीधे चलते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान धीरेन्द्र कुमार, CEO वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र जी, बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। बहुत अच्छा साल रहा ये गुजरा साल। 2 दिन हम दूर हैं साल 2024 से। सबसे पहला सवाल तो ये कि 1 तारीख के लिए आपकी क्या प्रेडिक्शंस है? नहीं, ये कम समय में बाजार को प्रेडिक्ट करना बहुत ही फिजूल का काम है। और भारतीय बाजार में एक जो बड़ा बदलाव है, ये तो नंबर्स तो बड़े इंप्रेसिव है। 2023 बहुत ही शानदार साल रहा है। हमारा जो BSE 500 जो बहुत ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, वो करीब करीब 25% बढ़ा है। और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जहाँ पे आम लोग पैसा लगाते हैं, तो ढेर सारे ऐसे स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप फंड है जहाँ पे 40-50% की वृद्धि देखी गई है। तो ये फंड ये साल बहुत ही खुशहाली लाया। और एक खुशहाली आने का एक और भी कारण, पहले क्या होता था, अभी से पहले सालों तक, कि लोग सीजन में आते थे और या तो हाथ जला के चले जाते थे या एक साथ पैसा लगाते थे, डिसअपॉइंटेड होते थे या खुश होते थे या कुछ समय के लिए खुश होते थे। बाजार में जो SIP का दौर शुरू हुआ है, लोग धीरे धीरे लगाते हैं, कई सालों तक बने रहते हैं। बाजार गिरता है तब भागते नहीं है, जिस समय उनका नुकसान कई बार पक्का हो जाता था। तो इस वजह से ये खुशहाली बरकरार रह पाई है और अभी भी निवेशकों का पैसा लगना जारी है। जितने कायदे से अब बाजार में पैसा आम निवेशक का लगता है, अब 17,000 करोड़ रुपया हर महीने छोटा निवेशक भारतीय बाजार में लगाता है। ये कहना सही होगा कि
पहले भी जब हम चर्चा करते थे तो एफआईआई के रोल पर बहुत ज्यादा चर्चा करते थे, लेकिन अब जो आप बात कह रहे हैं, छोटे घरेलू निवेशकों ने बाजार को संभाला और यही रिफ्लेक्ट हुआ 2023 में। काफी हद तक अभी भी एफआईआई इंपॉर्टेंट है। अभी भी एफआईआई अगर रफ्तार से कम समय में ढेर सारा शेयर्स बेचेंगे, और खासकर एफआईआई का जो पोजीशन है वो बड़ी कंपनियों में हमारे इंडेक्स को ड्रैग करता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है, कोई कुछ उटपटांग चीज हुआ विदेशों में और एफआईआई का थोड़ा बेचना हमारे बाजार पे उसका भारी असर होता है, लेकिन विस्तृत बाजार पे इसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस और सिग्निफिकेंस काफी बढ़ गया है। और यही रफ्तार चलता रहा तो मुझे लगता है कि हम लोग ये 2-3 साल में और ये दौर अगर जारी रहा तो 2-3 साल में हम अपने आप को काफी सब्सटैंशियली डीरिस्क कर पाएंगे एफआईआई से। तो साल 2023 में जो आंकड़े बता रहे हैं, करीब 31 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, तो एक तरह से ये दावे सही भी होते हैं कि छोटे निवेशक या फिर जो घरेलू निवेशक हैं वो ज्यादा इस साल जुड़े हैं। लेकिन साल 2024 धीरेन्द्र जी इलेक्शन ईयर है, चाहे वो भारत में हो इलेक्शंस या फिर अमेरिका में हो, तो क्या इसका असर किसी तरह से इम्पैक्ट रहेगा? बाजार उसको एक तरह से साथ लेके चलेगा इस फैक्टर को? जी हाँ, पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट बाजार पे होता है, और पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट बाजार पे बहुत होगा, लेकिन जैसी उम्मीद है कि सर कंटिन्यूटी बना रहेगा। और मुझे याद है कि एक साल शायद 2004 में उम्मीदों के विपरीत एक रिजल्ट आया था और एक दिन अचानक बाजार 14% गिर गया था। सब कोई उम्मीद कर रहा था कि एनडीए की सरकार आएगी और यूपीए की सरकार पहली सरकार बनी थी, और 14% बाजार गिर गया था। लेकिन 2-3 दिन में ही बाजार पूरी तरह रिकवर कर चुका था। तो लोगों को एक खास चीज ध्यान देना चाहिए कि चाहे सरकार किसी की भी हो, हमारे देश में जिस तरीके का रिफॉर्म इनिशिएट किया गया है और जिस तरह से अगर जीएसटी लागू हो गया तो ये रिवर्स नहीं हो सकता। अगर हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट अगर स्थापित हो गया कि 25% है और उसका कुछ आधार है, तो वो बदल नहीं सकता। हमारे यहाँ बैंकों की जो मजबूती है, जिस तरह से उसको दोबारा रीगेन किया गया है, तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है। उसके अलावा जिस तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक का कंसोलिडेशन हो चुका है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर से बदलाव हुआ तो अनिश्चितता बाजार के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन और लोगों को उम्मीद ऐसी है कि कंटिन्यूटी बना रहेगा। लेकिन अगर बदलाव हो भी जाए तो बहुत कुछ जो हुआ है उसको वो इरिवर्सिबल है। जी, तो आप एक तो ये आप हिदायत दे रहे हैं कि अगर जो चेंजेस हैं उससे घबराए नहीं, अगर चेंजेस होते भी हैं तो बने रहिए। इसके अलावा वो कौन से छोटे छोटे कदम हैं जो हमारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए आप और क्या सलाह दे सकते हैं इस वक्त धीरेन्द्र जी? उनके लिए मेरी बहुत ही जरूरी सलाह ये है कि अभी जो आपने आंकड़ा दिया कि इतना करोड़ डीमैट अकाउंट खुला है, वो निवेशक नहीं है। उनको यही समझ में आया कि निवेश करना मतलब आप डीमैट अकाउंट खोलिए और सुबह 9:30 बजे जो गेम शुरू होता है स्टॉक मार्केट का, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। वो निवेश नहीं है, वो स्पेकुलेशन है और उसका कोई आधार नहीं है। अच्छे दिग्गज जो बाजार में है, जो स्पेकुलेट करते हैं, उनके पास भी कोई आधार नहीं है। वो एक ब्रॉड डायरेक्शन पे काम करते हैं, और जब भी उस डायरेक्शन में बदलाव आएगा तो आप ये एक तरह का लिवरेज ट्रेड है। आप जुआ खेल रहे हैं, तो आप जुआ खेलना बंद कीजिए। और जुआ खेलना अगर आपको खेलना ही है तो एक निश्चित रकम से कीजिए, निवेश कीजिए, कई सालों के लिए निवेश कीजिए। इक्विटी बाजार लंबे समय में काम करता है, कम समय में ये बिल्कुल तुक्का है। और तो अगर आप अभी मुनाफे पे बैठे हैं तो अपना पैसा निकालिए, 2024 आपके लिए शुभ होगा अगर बाजार से निकाल के पैसा आप अपने जेब में रख लेते हैं तो। जी, एक आखिरी छोटा सा सवाल, इस साल जो अगला साल है, आप फरवरी में फुल फ्लेजेड बजट भी नहीं आने वाला, तो क्या ये भी एक फैक्टर रहने वाला है मार्केट के लिए? नहीं, मैं बताऊंगा कि मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो बजट का सिग्निफिकेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब जीएसटी का क्वार्टरली मीटिंग होता है जिसमें निर्धारित हो जाता है कि किस चीज का दाम बढ़ाना चाहिए, किस चीज का दाम घटाना चाहिए, किस चीज को में बदलाव करना चाहिए। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, आर्थिक कदम उठाए गए हैं, कारोबार को असर करने वाले कदम उठाए गए हैं, वो बजट में नहीं लिए जाते।
हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो बदला गया था वो बजट में नहीं बदला गया था। तो मुझे लगता है कि निवेशकों को उम्मीद करना चाहिए कि कुछ कुछ रियायतें आएंगी बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए। लेकिन बाजार अब बजट से मेरी कोई उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि बजट का सिग्निफिकेंस अब आज के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में खत्म हो चुका है। वो एक तरह से सरकार का बही खाता है। सरकार का बही खाता है और निवेशक इससे दूर रहें और अपने आप को इससे जोड़े ना तो बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया ये सलाह देने के लिए। और नया साल शुरू ही हो रहा है, 2023 इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा रहा है। उम्मीद करते हैं कि साल 2024 भी जो खास तौर से जो घरेलू छोटे निवेशक हैं वो अपना पैसा बनाएं और जुड़े रहें बाजार से, जैसा कि धीरेन्द्र जी भी कह रहे थे। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र कुमार आपका एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भारत ने पाकिस्तान से कहा हाफिज सईद को हमारे हवाले करो। और इस वक्त एक अहम खबर, भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को भारत के हवाले करे। हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है। हाफिज सईद 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड भी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने थोड़ी देर पहले कहा कि पाकिस्तान की सरकार को प्रत्यर्पण का अनुरोध भेज दिया गया है। भारत पहले भी हाफिज सईद के एक्स्ट्राडिशन की मांग कर चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो व्यक्ति के बारे में आपने जिक्र किया, उन काफी मामलों में इंडिया में वांटेड है। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक लिस्ट है, उस लिस्ट के भी आतंकवादी लिस्ट में है। इस संबंध में हमने संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान सरकार को एक विशेष मामले में मुकदमे के सामना करने के लिए भारत में एक्स्ट्राडाइट करने का अनुरोध किया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान शशांक, पूर्व विदेश सचिव, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शशांक जी एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रत्यर्पण की एक और कोशिश और एक ऑफिशियली एक अनुरोध भेजा गया है, इस वक्त क्या ये दबाव और ज्यादा काम करेगा? दबाव से ज्यादा मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए मौका है, जो ये एफएटीएफ की लिस्ट से तो बाहर निकल आया है, लेकिन अब चुनावों की बात कर रहा है कि फरवरी में चुनाव होंगे। और अगर एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक देश बनना चाहता है, पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिश्ते सुधारना चाहता है, तो आवश्यक है कि जो भी लीगल प्रोसीजर्स होते हैं उनको पूरा तरह से फॉलो करे। अब भारत ने प्रत्यार्पण के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो कई देशों ने हाफिज सईद के बारे में उनको आतंकवादी घोषित कर रखा है, कई इनाम उनके ऊपर लगा रखे हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि पाकिस्तान को इन सब मामलों को बहुत सीरियसली देकर भारत के इसका रिक्वेस्ट का जवाब देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। ये बात मानता हूं कि हाफिज सईद या उनके कई गुट के लोग हैं जो आतंकवाद फैलाते हैं बाहर के देशों में, और अपने देश के अंदर वो तरह तरह के ह्यूमैनिटेरियन हो, चाहे किसी तरह का मुसीबत आती है, जलजला आता है, कोई और तरीके की आफत आती है, तो उसमें वो मदद करते हैं। तो एक प्रकार से उनको माना जाता है कि वो बड़े दानवीर हैं, बड़े दयालु हैं, अपने लोगों की मदद करते हैं। लेकिन वो मदद करने का खाली इसलिए है कि वो चाहते हैं कि उनको और बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएं, और उन फॉलोअर्स को फिर वो ट्रेन करके किसी तरीके से बाहर के पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए भेज सकें। शशांक जी, मुंबई हमलों के ट्रायल के लिए, उसके जस्टिस के लिए जरूरी है कि भारत लगातार एक्स्ट्राडिशन का दबाव बनाता रहे, अनुरोध करता रहे कि हमें ये गुनहगार चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसने पाकिस्तान में अपना ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है, उसका बेटा जो है तला सईद वो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, तो ऐसे में वाकई हम क्या गुंजाइश देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाकई इस अनुरोध पर कोई कार्रवाई करेगा भी या नहीं? नहीं, देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी यह नहीं कहा है कि हाफिज सईद छोड़ दिया गया है। जब भी वो छूटा है, वो हमेशा अदालतों के पास जाकर उनसे निर्णय लेकर बाहर छूटा है। लेकिन बाहर सब देशों को पाकिस्तान यही कहता रहा है कि उनके जो रिक्वेस्ट आई है उसके हिसाब से हाफिज सईद को जेल में रख रखा है। तो अगर ये मसला है, तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ हाफिज सईद एक इंडिविजुअल है जिसके खिलाफ आतंकवाद के कई किस्से हैं, आतंकवाद के बहुत उनके ऊपर जो है तरह तरह के वो लगे हुए हैं,
तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर जो है उनको प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। जहां तक उनके बेटे का सवाल है, वो देखने का बात है कि अगर उन्होंने भी कहीं इन्वॉल्वमेंट है आतंकवादी गतिविधियों में, तो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ भी एक्शन उस समय मांगा जाएगा। लेकिन इस समय बात है हाफिज सईद की, तो खाली चूंकि उनका बेटा या परिवार का कोई और सदस्य कुछ काम कर रहा है या उनके कुछ फॉलोअर्स कुछ कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी वजह से हाफिज सईद को छोड़ देना चाहिए। जी शशांक जी, एक आखिरी सवाल। पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है, तरह तरह के बयान वो दे रही हैं और धारा 370 पर तमाम रिएक्शन सरहद पार से भी आए हैं। एक तरह से अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान इस पूरे मसले पर भी। तो ऐसे में जब वो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कहती हैं कि कश्मीर पर जब तक बात ना हो तब तक इंडो पाक रिलेशंस सामान्य नहीं हो सकते, तो ये बयान आ रहे हैं, फिर हमारी तरफ से अनुरोध जा रहा है, तो वाकई एक किसी तरह की एक बीच का रास्ता इस पूरे मसले पर दिखता तो नहीं है अभी सामने। इमीडिएटली मैं मानता हूं आपकी बात कि अभी ये रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन रास्ता तभी दिखाई देगा अगर पाकिस्तान वाकई में अपने को एक पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिश्ते सुधारने के लिए और दूसरा अपने यहाँ डेमोक्रेसी को दोबारा से लाने के लिए अगर वाकई में सीरियस है। लेकिन अगर वो अपने पूरे देश को आतंकवादी गुटों के हाथ में सौंप देना चाहता है, इसलिए क्योंकि वो वहां पर जो है पाकिस्तान के अंदर तरह तरह के गरीबों को मदद कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ गलत बात होगी। अभी जैसे नवाज शरीफ बाहर से लौट कर आए हैं, तो मुझको लगा ये था कि नवाज शरीफ ने इस तरह की बातें कही हैं कि पड़ोसी देशों के साथ में रिश्ते सुधारने चाहिए, हमें उनके अंदरूनी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर वो बात रहती है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ठीक रास्ते पर चल सकता है और भारत के साथ में अगर रिश्ते सुधारने के लिए कोई पहल करता है तो मैं सोचता हूँ कि भारत उसको स्वीकार करेगा। जी चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर क्या आती है। हालांकि भारत ने एक्स्ट्राडिशन का अनुरोध ऑफिशियली भेज दिया है और अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी भी दी है। बहुत शुक्रिया शशांक जी हमसे बात करने के लिए। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। आज दिल्ली में असम के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम ने शांति समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। त्रिपक्षीय समझौते में केंद्र की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह और असम सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। पिछले 5 वर्षों में 9 शांति और सीमा संबंधित समझौते अलग अलग राज्यों के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुए हैं। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के एक बड़े हिस्से में शांति की स्थापना हुई है।